हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए, मकान संपत्ति से आय, आय का दूसरा हेड है। इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य है यानी टैक्सेबल होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों या स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में हो रहे हों, या तो पूरा या फिर कुछ भाग किराए पर उठाए हुए हों, परंतु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है। ठीक है, उन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। ठीक है, उपयुक्त परिभाषा में निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने परिभाषा पढ़ी, उसमें निम्न बातें देखिए। भवनों अथवा मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों पर, इस शीर्षक में मकान, भवनों तथा उनसे लगी हुई जमीनों की आय पर कर लगता है। वह जमीन जो किसी मकान या भवन के साथ न लगी हो की आय को अन्य साधनों की आय, ठीक है, अदर सोर्स जो इनकम है के शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। मकान से लगी हुई भूमि में मकान का कंपाउंड, खेल का मैदान, सब्जी का बगीचा, किचन गार्डन आदि शामिल हैं। करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी होना, करदाता का यानी एसएससी का उस मकान संपत्ति का स्वामी होना यानी ओनर होना। करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए। यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे यानी लीज पर है तो उसे पुनः किराए पर उठाने से करदाता को जो आय होती है वह मकान संपत्ति शीर्षक में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वह किस में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, अब मकान संपत्ति के स्वामी कौन होते हैं? देखिए, वह पर्सन जिसके नाम में मकान संपत्ति रजिस्टर्ड है, रहन रहन की दशा में रहने की दशा में रहन रखने वाला मॉर्गेजर स्वामी होगा। जिसके पास मकान रहन रखा हुआ है वह स्वामी नहीं होगा। माने गए स्वामी यानी वो स्वामी है नहीं, उनको मान लिया गया कौन होते हैं? देखिए, किसे कहते हैं माने हुए स्वामी? यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को, अपने किसी अवयस्क बच्चे को जो विवाहित पुत्री न हो, बिना प्राप्त प्रतिफल लिए अपनी मकान संपत्ति हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। बी पॉइंट, मकान बनाने वाली सहकारी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य को कोई मकान आवंटित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति सदस्य इस मकान का स्वामी माना जाएगा। आंशिक अनुबंध पूरा करने पर यदि किसी व्यक्ति को किसी भवन पर कब्जा पाने का अधिकार मिल जाता है तो वह व्यक्ति उस भवन का स्वामी माना जाएगा। जमीन पट्टे पर लेकर उस पर अपना मकान बनवाने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। विवादास्पद स्वामित्व की दशा में जिसके कब्जे में संपत्ति हो वह उसका स्वामी माना जाएगा। अपने किसी व्यापार अथवा पैसे के लिए प्रयोग करता हो, यदि कोई मकान करदाता अपने ऐसे व्यापार अथवा पैसे में प्रयोग करता है जिसका लाभ आय कर अधिनियम के अंतर्गत टैक्सेबल है तो ऐसे मकान पर मकान संपत्ति से आय के शीर्षक में कोई कर नहीं लगेगा। ऐसा मकान व्यापार शीर्षक में आएगा। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में यह आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, और परंतु वहाँ भी उसकी आय नहीं मानी जाएगी तथा उसके व्यापार में प्रयोग करने का कोई किराया भी व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मकान के संबंध में डेप्रिसिएशन और मरम्मत आदि व्यय स्वीकृत होंगे। आगे पढ़ते हैं। यदि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी का प्रमुख उद्देश्य मकान संपत्ति खरीदना एवं उन्हें किराए पर देकर आय कमाना है तो ऐसी आय व्यवसाय शीर्षक में बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट वाले हेड में टैक्सेबल होगी और हाउस एंड प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाउस प्रॉपर्टी
में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें है टैक्स फ्री इनकम कौन कौन सी होती हैं यह समझते हैं। मकान संपत्ति की कर मुक्त आय दो प्रकार के होते हैं। एक वे आय, एक वो इनकम जो सकल कुल लाभ में शामिल की जाए, पूर्णतया कर मुक्त आय। दूसरी वे आय करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं परंतु वह कुल आय में शामिल नहीं होती हैं। उन्हें निम्न तालिका से हम समझ सकते हैं। देखिए जो फुल्ली टैक्स फ्री हैं, देखिए कृषि भूमि पर उसके पास स्थित मकान, फार्म हाउस से आय सेक्शन 21A में सब क्लॉज सी में, भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य ये क्या है, इससे टैक्स फ्री है। निम्न में स्वामित्व वाली मकान संपत्ति से आय स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक शोध संघ, ट्रेड यूनियन, पुण्यार्थ ट्रस्ट हो गया, राजनीतिक पार्टी, अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो वो क्या है, टैक्स फ्री इनकम है। करदाता द्वारा अपने ही व्यापार पैसे में प्रयोग होने वाले मकान से आय, स्वयं के रहने के मकान से आय क्या है, टैक्स फ्री है। ऐसे मकान से आय जो स्वयं रहने के लिए रखा हुआ है परंतु अपनी नौकरी, व्यवसाय, पेशा अन्य किसी स्थान पर होने के कारण वह इस मकान में पूरे वर्ष न स्वयं रह सका और न उसने इस मकान को किसी अन्य को लाभ, इस मकान से अन्य कोई लाभ प्राप्त किया है, तो ये टैक्स फ्री होते हैं। सकल कुल आय में से कटौती योग्य, ठीक है। एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं को भंडार करने के लिए गोदाम किराए पर देने से आय सेक्शन 80P में है, ठीक है। और एक सहकारी समिति की मकान संपत्ति से आय यदि समिति की सकल कुल आय 20,000 से अधिक ना हो और वह समिति मकान बनाने वाली या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग में वस्तु निर्मित करने वाली समिति नहीं हो, ठीक है। इसमें ये डिडक्शन है। आगे हम बात करते हैं मकान संपत्ति की आय से के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें, यानी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विदेश में स्थित मकान की आय, ठीक है। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय केवल निवासी के लिए कर योग्य है तथा उस पर मकान संपत्ति से आय के शीर्षक में कर लगेगा। उसका वार्षिक मूल्य भी उसी प्रकार निर्धारित होगा जैसे कि वह संपत्ति भारत में स्थित है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी मकान संपत्ति का मालिक होना, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही मकान संपत्ति के मालिक हों और प्रत्येक अंश निश्चित हों तो प्रत्येक सहस्वामी को अपने हिस्से की आय पर कर देना होगा। यदि किसी सहस्वामी द्वारा अपना हिस्सा स्वयं के रहने में प्रयोग हो रहा है तो मकान का यह हिस्सा पूर्णतया टैक्स फ्री होगा। शिकमी किराएदार सब टेनेंट से प्राप्त किराया, यदि एक किराएदार ने एक किराए पर लिए हुए मकान में कोई शिकमी किराएदार सब टेनेंट रख लिया है तो उससे प्राप्त किराए की रकम अन्य साधनों से आय में टैक्सेबल होगी, ठीक है। अदर सोर्स से जो इनकम होगी वहाँ पर टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। कर्मचारियों से लाभ प्राप्त किराया नहीं, कर्मचारियों से प्राप्त किराया, करदाता द्वारा अपने व्यापार के कर्मचारियों को व्यापार के हित में वहाँ रहने के लिए दिए गए मकान से प्राप्त किराया की आय मानी जाएगी। व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्तियों से प्राप्त किराया, करदाता अपने व्यापार के संचालन में सुविधा के लिए या व्यापार की सुरक्षा के लिए कोई मकान संपत्ति किसी को किराए पर उठाता है तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त किराया एवं व्यय व्यापार शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए व्यापारी अपने परिसर में बैंक, डाकखाने या पुलिस स्टेशन की स्थापना के लिए कोई स्थान किराए पर दे दे तो ऐसी संपत्ति से आय व्यापार शीर्षक में कर योग्य होगी, बशर्ते कि बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की परिसर में स्थापना से व्यापार की बैंकिंग व्यवहार, बैंक में डाक आदि भेजने की सुविधा होगी। यदि पुलिस स्टेशन से व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, अन्यथा सामान्यतया बैंक, डाकखाना या पुलिस स्टेशन को किराए पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में टैक्सेबल होगा। पेइंग गेस्ट, देखिए पेइंग गेस्ट रखने से आय, पेइंग गेस्ट से किराए की आय अन्य साधनों से आय मानी जाती है, ठीक।
संयुक्त किराया, जब मकान का स्वामी किसी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर देने के साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी देता है, जैसे बिजली, कूलर, लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पंप, पानी का बिल आदि, और सबका एक संयुक्त किराया लेता है, तो मकान के किराए को इन सुविधाओं के किराए से पृथक करके केवल मकान का किराया मकान संपत्ति से आय के शीर्षक में कर योग्य होता है। अन्य सुविधाओं के किराए की आय अन्य साधनों से आय या व्यापार से आय के शीर्षक में कर योग्य होती हैं। यदि ऐसा किराया पृथक न किया जा सके तो यह निश्चित आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में आएगी। आगे हम बात करते हैं इसमें वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23 में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किराए पर दिया गया मकान के बारे में। ठीक है, सेक्शन 23 सब क्लॉज फर्स्ट, वह रकम जितने में वह मकान प्रति वर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया जा सकता है, संभावित किराया। या दूसरा, यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है या मालिक द्वारा वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया उपयुक्त में से ए में से वर्णित उचित किराए से अधिक है, तो वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया उसका शीर्षक मूल्य होगा। यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है और वह पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और खाली रहने के कारण वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया जो ए में लिखा गया जितने रकम वो प्रति वर्ष कमाता है उचित किराए से कम है, तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा। वार्षिक मूल्य का निर्धारण नगर पालिका कर को घटाना। नगर पालिका यदि मकान पर नगर पालिका द्वारा कोई कर जिसमें सेवा कर भी शामिल है लगाया जाता है, तो मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के सकल वार्षिक मूल्य से घटाकर बची हुई राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। नगर पालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो चाहे अन्य किसी गत वर्ष से संबंधित हो। ठीक है, सामान्यतया सेवा कर, सर्विस टैक्स में जल वाटर टैक्स, फायर टैक्स, एजुकेशन टैक्स, सफाई कर आदि शामिल होते हैं। इसका इस तरह से यह समझा हमने। अब हम बात करते हैं इसका स्पष्टीकरण है, इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं संभावित किराए के बारे में। एक्सपेक्टेड रेंट, ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते? नगर पालिका मूल्य। ठीक, दोबारा समझें, ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, निम्न में से जो राशि अधिक होगी वह संभावित किराया माना जाएगा। नगर पालिका यह मकान संपत्ति पर कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। उचित किराया, इससे तात्पर्य उस राशि से है जो उसी स्थान उसी लोकेलिटी में उसी प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि किसी एरिया में होता है कि जैसे रेंट कोई निश्चित अमाउंट है, जैसे 15,000 है, 10,000 है, तो वो उसी एरिया के हिसाब से ये बात करें। ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उसके किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किराया मानक स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है। निम्न में से जो राशि कम होगी वह संभावित किराया मानी जाएगी, जैसे म्युनिसिपल टैक्स और फेयर रेंट। ठीक है, मैं निर्धारित राशि जो पहले हमने ऊपर पढ़ा था ए में, म्युनिसिपल टैक्स और फेयर रेंट में से जो भी क्या होगा, जो भी अधिक होगा उस पर जो भी कम होगा वो संभावित मानी जाएगी। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं वास्तविक किराए का निर्धारण, एक्चुअल रेंट का निर्धारण। सेक्शन 23 सब क्लॉज 1B में देखिए, कभी कभी मकान का स्वामी मकान को किराए पर देते समय करार के अंतर्गत किराएदार को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है, जैसे लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पंप, बिजली, वाहन पार्क करने वाली आदि पार्क करने माली आदि की सुविधाएं दे देता है। ऐसी दशा में स्वामी द्वारा प्राप्त किराए की राशि में इन सुविधाओं पर स्वामी द्वारा किया गया व्यय घटाकर जो राशि शेष रहेगी वह उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में समझा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में।